नमस्कार, आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे बीच फिर से मौजूद हैं श्रीमान रमेश राणा जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो थारू राणा परिषद के अध्यक्ष। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं थारू समाचार को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग समय समय पे तमाम जो समस्याएं हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और इनके समक्ष बैठे हुए हैं श्री दिनेश राणा जी, जो थारू राणा परिषद के अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका। सर, आप हमारे समुदाय, राणा समुदाय को, विशेषकर जनजातीय समुदाय को लेकर बहुत सारी समस्याओं को लेकर शासनिक तथा प्रशासनिक लोगों से प्रबल रूप से मिलते रहते हैं। तो आप विगत दिन कल शायद आप सीएम साहब से मिले थे। आप हमारे राणा समुदाय के किन किन समस्याओं को लेकर उनके सम्मुख पहुंचे तथा ज्ञापन दिया? कल हमारा राणा थारू परिषद का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित श्री पुष्कर धामी जी से मिला। देखिए, मेरा थारू समाज का प्रतिनिधित्व करने दिया है लोगों ने, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने समाज के लिए तमाम जो हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु शासन प्रशासन तक उनकी आवाज़ को हम ले जाएं और अपनी मांग को रखें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा एक शिष्टमंडल देहरादून गया तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के उनसे मिले और हमने उनको बिंदुवार उनको बताया। सबसे पहला हमारा बिंदु था कि आश्रम पद्धति जो विद्यालय हैं, हमारे बालिका आश्रम पद्धति खटीमा, नानक माता बिडौरा बालक आश्रम पद्धति और हमारा खटीमा बालक आश्रम पद्धति विद्यालय को, इनमें इनकी उसमें चर्चा हुई। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि देखिए सर, 1968 से ये विद्यालय संचालित हैं, अभी तक इन विद्यालयों का उच्चीकरण नहीं हुआ है, इनको आप शीघ्र उच्चीकरण कराइए, क्योंकि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित होते चले जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और इसकी घोषणा की है कि हम इन विद्यालयों का उच्चीकरण करेंगे। और भी मुद्दे थे हमारे सामने, जैसे एकीकृत जनजाति परियोजना पहले हमारे यहाँ पर चलती थी, उसको बंद कर दिया गया। इस समय गढ़वाल मंडल के चक्राता और कालसी में वो चल रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये भी कहा कि पूर्व की भांति खटीमा या सितारगंज कहीं पर भी एकीकृत जनजाति परियोजना दोबारा से चालू किया जाए, जिससे हमारे जो समाज के लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सकेगा। और हमारी एक और अहम उनसे जो बात हुई है कि उच्च स्तरीय प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे प्रशासनिक सेवा में आईएएस है, पीसीएस है, बैंकिंग है, एसएससी की और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए हमारे बच्चे जो गरीब समाज के बच्चे हैं उसका खर्चा नहीं वहन कर पाते हैं, तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा उनकी फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे समाज के बच्चे उस प्रतियोगी परीक्षाओं से पढ़ करके आगे जो परीक्षाओं में भाग ले सकें और जिससे हमारे समाज में उनको आगे नौकरी उकरी में जाने का मौका मिले। और हमने उनसे कहा कि जो जनजाति सलाहकार परिषद बनाया गया है और जनजाति आयोग, हमने बहुत पहले, हम बहुत लंबे वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ते आए थे कि उत्तराखंड प्रदेश में भी पृथक जनजाति आयोग का गठन किया जाए। तो इस चीज़ को सरकार ने माना। विगत जो सरकार थी, आज पृथक जनजाति आयोग का गठन हुआ है। पृथक जनजाति आयोग का गठन तो हो गया, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन तो हो गया, लेकिन अभी तक उसका विस्तार नहीं किया गया। ये बड़ी विडंबना है। जब तक विस्तार नहीं होगा, उनके सदस्य पूरे नहीं होंगे, कॉलम पूरा नहीं होगा, जब तक वो जो समस्याएं ज्यों की त्यों रहेंगी। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से ये भी था कि इनका जल्दी से जल्दी आप विस्तार करें, जिससे उनकी एक बैठक हो, बैठक के माध्यम से जो हमारी जितनी भी ट्राइब्स की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। और आपका ये कहना है कि जैसे अगर जनजातीय मंत्रालय हो जाता है तो इनसे हमारे जो जनजातीय समाज के मुद्दे हैं प्रबल रूप से विधानसभा में उठाए जाएंगे तथा उन पर क्षतिपूर्ति की जाएगी। जी, और ये बड़ा मतलब अहम हमारा मुद्दा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखा है कि जैसे पृथक जनजाति आयोग का गठन यहाँ पर हुआ है, ऐसे ही पृथक जनजाति मंत्रालय का भी यहाँ पर गठन होना चाहिए। वो जब जनजाति मंत्रालय होगा तो अपने ट्राइब्स के जितने भी कार्य होंगे वो जनजाति मंत्रालय के माध्यम से होंगे और हम जितनी भी ट्राइब्स की समस्याएं होंगी उनका शीघ्र समाधान हो सकेगा। हमारी ये भी एक मांग थी जनजाति मंत्रालय की। और एक वो भी था कि जो हमारे
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र है खटीमा में, जो एक नौकरी का आधार है, एक तकनीकी शिक्षा है, उसके रोज़गार पर शिक्षा कहेंगे। तमाम हमारे बच्चे कहीं वहाँ से प्रशिक्षण ले करके हमारी सरकारी नौकरी में या गैर सरकारी जैसे सिटकुल वगैरह की फैक्ट्री में काम करने का उन्हें मौका मिलता है। तो ऐसे हमने उनसे कहा कि समय के हिसाब से वहाँ पर और भी ट्रेड बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे वहाँ मोटर मैकेनिक नहीं है और प्लम्बर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर के ट्रेड बढ़ाए जाएँ। तो इसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। सर, पिछले 1 या 1.5 हफ्ते पहले श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री चुनकर दोबारा से बीजेपी तीसरे मुख्यमंत्री चुनकर जो आए, जो हमारे यहाँ के प्लेन्स का सौभाग्य रहा, उनके आगमन पर नारंगवता में छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा उनके आगमन पर एक स्वागत समारोह ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन ये शायद गुरु मर्यादाओं के खिलाफ था, सिख समुदायों के खिलाफ था। उन्होंने इनका विरोध जताया, लेकिन विरोध जताते हुए किसी व्यक्ति विशेष बुद्धिजीवी ने उन्हें कुछ आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करे हैं, जिसमें उन्होंने नचनिया, कंजड़िया ऐसा इंगित किया है और ख़ासकर वर्ग विशेष के लिए ऐसा किया है। तो हमारा सर आपसे निवेदन था, क्योंकि आप हमारे पूरे राणा समाज को लीड करते हैं तथा और भी बहुत सारे संगठन हैं, उनसे भी हमारा ऐसा आग्रह था कि वो इस चीज़ को बड़े प्रबल रूप से लेते तथा इसका विरोध जताते, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा से देखने को समाज में ना मिलें और ऐसा अन्य जो समुदाय है हमारे समुदाय में ऐसी टिक्का टिप्पणी दोबारा ना करें। सर, ये वास्तव में ये बड़ी दुखद एक घटना है और ये बहुत हमारे समाज के लिए घिनौना कृत्य है। वैसे तो देखा जाए कि पंजाबी समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है कि किसी की सेवा करना, खासकर महिलाओं के प्रति। पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे उठा करके तो बहुत जितने भी हमारे अन्य अत्याचार हुआ करते महिलाओं के, पंजाबी समाज ने डट के मुकाबला किया है। ऐसा कहा जा सकता है सर, गुरुओं ने, जितने भी गुरु हैं, उन्होंने महिलाओं की रक्षा के लिए, बच्चियों की रक्षा के लिए और खासकर हमारे हिंदू समाज तथा अपने खुद सिख समुदाय की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। सारे 10 गुरुओं ने ऐसा किया, लेकिन ऐसा देखने को आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, ये कहाँ तक सही है और गलत है, तो इसका विरोध कैसे आप अपने संगठन के द्वारा कर सकते हैं? इसका हम बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और जिसने भी ऐसी टीका टिप्पणी की है हमारे थारू विशेष समुदाय को लेकर के, जैसे मैं नाम सुन रहा था फेसबुक में और पेपर में भी आया था कि जसबीर सिंह बिक्र, अध्यक्ष भारतीय सिख संगठन के हैं जो अध्यक्ष, या अन्य लोग, उन्होंने कंजरिया शब्द का प्रयोग कर दिया, उन्होंने नचनिया शब्द का प्रयोग किया। ये गलत है। ये हमारे सीधे थारू समुदाय को अपमानित करने का काम किया है। थारू समुदाय इसको किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, सब कुछ हमारा है। और आज हम ठीक है, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, ये नहीं, उनका अधिकार है कि हम थारू जनजाति को कंजरिया भी कह दें, नचनिया भी कह दें। ये हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस प्रकरण की उच्च जांच की मांग करते हैं एसएसपी महोदय से, डीजीपी महोदय से, इसकी उचित जांच हो और जो भी अगर इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा समाज किसी कीमत में चुप बैठने वाला नहीं है। हम भी सड़कों पर उतरेंगे। हमारे या तो ये माफ़ी मांगे हमारे समुदाय के बीच में आकर के कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और इसकी पूरी हम जांच की मांग करते हैं सरकार से। लेकिन सर, देखने को तो ये है, इन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसके बाद वीडियो के माध्यम से माफ़ी मांगी गई है, लेकिन क्या वो उस माफ़ी से हमारा जो राणा समुदाय है वो संतुष्ट हो पाएगा? क्या वो बच्चियाँ जो निर्भीक होकर वो अपना जो प्रोग्राम है प्रस्तुत कर पाएंगी? नहीं, क्यों नहीं, खैर ऐसी बात तो नहीं है, कर पाएंगी। ये हमारा अपना कल्चर प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर है ये। उसको कोई ऐसा नहीं है कि अब जैसे कोई VIP आता है तो होता ही है कि भाई हर वर्ग विशेष के लोग अपने कल्चर प्रोग्राम को दर्शाते हैं और हमें पूरी उम्मीद है ऐसी कोई हताशा और निराशा होने की ज़रूरत नहीं है हमारे समाज की बच्चियों को। वो कोई अपने आप नहीं आए थे, वो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे किसी के माध्यम से आए थे कि भैया माननीय CM साहब आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आप लोगों को ये सांस्कृतिक प्रोग्राम करना है, उन्होंने किया है। और ऐसा भी नहीं था कि गुरुद्वारा परिसर के अंदर किया, उन्होंने तो बाहर टीन सेट के बाहर किया है।
है ना, उसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मतलब किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुँचनी चाहिए। भाई हम भी मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ऐसा तो नहीं है हमारी नज़रों में। लेकिन कहा तो ये जा रहा है सर, वहाँ जो बच्चियाँ गई थी, वहाँ के जो तुम्हारे सिख समुदाय के जो अध्यक्ष या जो कमेटी थी, उनकी अनुमति से तथा उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कार्यक्रम ये था। हाँ, ऐसी सूचना मिली है कि वास्तव में अगर वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं होता है उनके माध्यम से, अगर स्वीकृति नहीं देते तो क्या हमारे बच्चे वहाँ पहुँचते, है ना, सीधा सा सवाल है ये। हमारे बच्चों को उन्होंने बुलाया और स्वीकृति दी, तब तो उनको अपने कल्चर प्रोग्राम करने का एक मौका मिला और माननीय सीएम साहब का उन्होंने स्वागत किया है, और कोई गलत काम नहीं था वैसे ये। सर, आप राणा परिषद के अध्यक्ष होते हुए राजनीति के भी प्रबल दावेदार तथा एक बहुत बड़े राजनीतिक भी रहे हैं। पिछला 2 चुनाव शायद आप विधानसभा के लड़ चुके हैं, और शायद जिला पंचायत के चुनाव 2 बार जिला पंचायत भी रहे हैं। तो इस कारण से विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर तो है नहीं, 2-3 महीनों का टाइम बचा है, शायद 5-6 महीनों के अंदर चुनाव भी हो जाएगा। तो इसको लेकर सर कयास है, और आपका नाम काफ़ी लोगों से सुनने में आ रहा है कि आप इस बार राजनीति में उतरने वाले हैं, फिर से एक बार दावेदारी करेंगे। तो सर, आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा में जाने वाले हैं? देखो, अगर ये तो अब मैं नहीं कहूँगा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर क्षेत्र की अगर महान जनता कहेगी तो ठीक है। हमें तो देखो 25 वर्षों से मैं तो अपना समाज की सेवा करते आया हूँ। लोगों के जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, सभी को बड़ी बरीता से हम लोग उठाते आए हैं। 25 वर्षों से हम सेवा कर रहे हैं समाज की। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, हमें हमेशा लगे रहते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए, पूरे क्षेत्र की जनता के लिए समय समय पर तमाम मुद्दों को हम लोग उठाते रहते हैं। और मेन बात यह है कि अगर हम चुनाव में आए तो सबसे पहले तो हम समाज को ये देना चाहते हैं, उनका जो भी डर है, सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। जिस तरह के हमें शासन प्रशासन में थारू समाज को कुछ लोग समझते ही नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक इकाई हो, शासन के लोग हों, थारू समाज को निम्न स्तर से देखा जाता है। सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा देने का काम करेंगे, और उनको सामाजिक मुद्दे, जितने भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, एजुकेशन से लेकर के उनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी मुद्दों को लेकर के हम काम करेंगे और पब्लिक के बीच में जाएंगे। विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, और उनकी समस्या, जन समस्याएं, जितने भी जनहित के मुद्दे होंगे उनको हम उठाएंगे। और देखो, विकास भी है साथ में और जनहित के मुद्दे भी हैं। विकास तो एक सिस्टम, एक प्रक्रिया, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन समाज की सुरक्षा कैसे होगी, समाज का विकास कैसे होगा, समाज को एजुकेशन कैसे मिलेगी, तो ये मेन फोकस हमारा रहेगा। और समाज का कैसे उत्थान होगा, मेन फोकस ये रहेगा हमारा। तो देखा आपने, आज जो हमारे साथ मेहमान थे रमेश राणा जी, ये हमारे राणा समाज के लिए प्रबल रूप से, किसी भी रूप से हमारी समस्याओं को उठाते रहते हैं। और ऐसे ही हमारे राणा समाज की वीडियोज़ तथा और भी सारी वीडियोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें थारू समाचार।